आज हम लोगों के साथ विवेक उमराव जी हैं, काफ़ी चर्चित हस्ती हैं। इनका बहुत छोटा सा और एक बहुत ही अद्भुत किस्सा है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई। हार्ट की प्रॉब्लम के बाद इन्होंने डॉक्टरी इलाज के बाद खुद पे काफ़ी प्रयोग किए और बहुत सारे नई नई चीज़ें निकाली, जिससे इनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर तबका बन चुका है सोशल मीडिया पे। विवेक भाई, एक तो भारत में आपका स्वागत है, ऑस्ट्रेलिया से आप आए अपने देश अपने वतन। दूसरा जो है, मैं बड़ा उत्सुक था आपसे जानने के लिए सेहत के बारे में। सेहत आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है शहरी लोगों के लिए, खासकर पोस्ट कोरोना तो और ज़्यादा। मेरा 2-3 साफ साफ सवाल रहे। पहला सवाल तो ये है कि ये जो आप पानी पे उपवास करते हैं, मैंने दिन भर खाली पानी पीते हैं और मैंने देखा है कि आपने 72 घंटे तक केवल पानी पी के जो है जीवन जिया है और अद्भुत तरीके से आप स्वस्थ दिखते हैं, ताकतवर दिखते हैं, सारे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप ये सब जो करते हैं उसमें कहीं आपको वो अजर अमर होने वाली कोई फार्मूला मिला हो तो बताइए हम लोगों को कि अजर अमर कैसे हो सकते हैं हम। अजर अमर होने का मैं थोड़ा व्याख्या कर दूं कि मेरे ख्याल से 100 के पार आदमी जी जाए तो उसको कहते हैं कि ये मैंने अजर अमर होके आया था, ऐसा लोग बोलते हैं उसके बारे में। 100 शतायु हम हो जाए तो आप जो सब प्रयोग कर रहे हैं पानी पे प्रयोग, उस पानी के प्रयोगों से क्या क्या निकला है हमें कैप्सूल की तरीके से बताइए कि भाई एग्जैक्टली हम शहरियों को जो खाने पीने अगाध खाते पीते रहते हैं, लगातार खाना पीना हगना अनवर चलता रहता है हम लोगों का, वो कैसे अजर अमर होने के लिए आपके टिप्स को फॉलो करें, क्या करें वो जो है। देखिए, अजर अमर मतलब मेरा कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि मैं अजर अमर हो जाऊं, लेकिन अपनी जीवन शैली से बहुत आराम से अपने आप को शतायु जो आप कह रहे हैं वो कर सकते हैं। 100 आप पार कर सकते हैं, 120, 130, 140, 150 बस स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। 150 साल तक जी सकते हैं। मेरा अपना आकलन ऐसा गणना ऐसे कहती है कि आप जी सकते हैं, जो मेरा अनुमान लगा है, जो मैंने प्रयोग करके देख रहा हूँ। और स्वस्थ रह के जीने का मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, कोई दूसरा आपका जो टट्टी है पेशाब साफ कर रहा है। हाँ, ठीक बात है। वो आप चलते फिरते बहुत आराम से आप जी सकते हैं। जी। मेरी एक प्रणाली हुआ करती थी जी, वो शायद 110 वर्ष के आसपास चली और अच्छा। अंतिम समय तक वो दूर तक देखती थी। भैंस को यहाँ से खोल करके वहाँ बांधना और अपने कपड़े धोना, मेरे लिए खाना बनाना, मुंह से गलती से कुछ निकल जाए अगर तो वो बनता था और खुद जो चकिया होती थी पहले उस पर पीस करके पुराने हिसाब से खाना बनाती थी जी। तो आप बड़े आराम से जी सकते हैं। अब ये वो कैसे करती थी, खूब खाती थी जी। लेकिन वो दिन में केवल, देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है अपने यहाँ पर, क्या वो दिन में केवल 2 बार खाती थी। अच्छा, और बीच में कुछ नहीं खाती और थी? कभी कभी खाती भी नहीं थी। अच्छा, कभी कोई नहीं खाती थी। वो सिस्टम नहीं होता था पहले कि भाई नहीं खाएंगे, हाँ, ये करेंगे ऐसा, हाँ, वो करती थी ऐसा। अभी जैसे मैं बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोगों को अधिकतर ये क्यों कहते हैं कि शाम को आप खाइए फिर अगले दिन आप 18 घंटे बाद खाइए। जिनसे ना हो पाए तो 16 घंटे, वरना 18 घंटे तो कम से कम गैप होना चाहिए। वो एक नया बोलते हैं टर्म है, कौन सी फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें लोग क्या करते हैं कि जो ओपन विंडो होता है उसमें खाता ही रहते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि 2 ही बार खाना है आपको, बाकी नहीं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग जो लोग करते हैं उसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि शुरुआत जो है या बीच में फल खाते रहते हैं, शुरुआत फल से करते हैं। दिन की शुरुआत या भोजन की शुरुआत कभी भी मीठे से नहीं करना चाहिए। ओके। वो मीठा फल हो या कोई और भी, या चाय भी हो सकती है, मतलब मीठा चाय भी है, कुछ भी चीज मीठा हो। वो रोटी भी हो सकती है। वो रोटी भी नहीं खाना चाहिए भाई कार्बोहाइड्रेट हुआ ना, शुगर ही है वो। अच्छा। या स्टार्च है, किसी भी मतलब शुगर किसी फॉर्मेट में हो, वो आपको उससे शुरुआत भोजन की या दिन की नहीं करना चाहिए जी। जबकि इस बात से बहुत लोगों को अजीब लगता है क्योंकि उनको लगता है कि अरे फल तो शुरुआत कैसे नहीं करेंगे। बहुत लोग फल शुरुआत करते हैं। अब जबकि मतलब मेरा कहना है कि फल बहुत आवश्यक चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे अनाज खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनसे आपको पर्याप्त मिनरल्स मिल पा रहे हैं, तो अगर आप फल नहीं भी खाते हैं तो चलेगा जी। क्योंकि फल खाने से नुकसान ये है कि आप शुगर का सेवन कर रहे होते हैं, फ्रक्टोज खा रहे होते हैं। जैसे आप देखिए अपने देश में आजकल क्या है, फैटी लिवर बहुत बढ़ रहा है लोगों का और बहुत लोग डायबिटिक हो रहे हैं जी। बहुत लोगों का बीपी बढ़ रहा है। बीपी जिसका बढ़ता है तो वो नमक छोड़ता है। मैं कहता हूँ मीठा छोड़िए। ओके। बीपी का रिश्ता मीठे से बहुत भयानक है। क्यों?
एक चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन प्रतिरोध आपका शरीर करता है। ये अवस्था ही बीपी क्रिएट करती है। नमक आपको तब नुकसानदेह होता है जब इंसुलिन आईआर के कारण जो है आपका जो किडनी होती है वो नमक को प्रोसेस करने पर कंप्रोमाइज उसको क्रिएट करता है, तब फिर वो उस तरह का नमक आपका नुकसानदेह होता है। आप 3 महीने नमक छोड़ के देखिए और 3 महीने मीठा छोड़ के देखिए, आपको बीपी में अंतर दिख जाएगा आपने। जी, मेरा सवाल फिर वही है, अजर अमर होने का जो फार्मूला है आपका उपवास वाला, वो कैसे काम करता है? उसके लिए कैसे हम शुरुआत करें? हम जो है वो देखिए, पहले तो अजर अमर का मतलब यह है कि आपकी जो कोशिकाएं हैं वो जब पुरानी कोशिका जा रही है, नई कोशिका बन रही है, तो वो उसकी जो याददाश्त है, उसका मेमोरी है, जो उसके सारी चीज़ें हैं जो वो बेहतर तरीके से स्थानांतरित कर रही है, कम डैमेज के साथ में। ये तभी होगा जब आपकी डीएनए रिपेयरिंग भी होती रहेगी जी। दूसरा, जो शरीर के अंदर हम जो दिन भर खाते रहते हैं तो ढेर सारा जंक इकट्ठा होता रहता है, वो जंक प्रोटीन होता है, जंक ऐसा होता है, तो वो जो जंक है वो कैसे आप साफ करें उसको। ठीक। तीसरी बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोशिका है वो 70% 80% डैमेज है, या उसके अंदर के पार्ट्स जो है वो गड़बड़ है, तो वो कैसे ठीक करेंगे आप? उनको आप ठीक करें, जो खराब कोशिका है वो हटे, नई आए, या जो खराब पार्ट्स हैं उसके वो हटें, उनके जगह नए आए। ये घटना कैसे होती है? ये घटना तभी होती है जब आप पानी पर या बिना पानी के भी लंबे समय तक उपवास रहते हैं। यदि आप पानी भी नहीं पीते हैं तो फिर उससे किडनी पर दबाव बढ़ता है, तो बेहतर है कि पानी पीते रहें। होता क्या है कि जब जैसे आप 4 दिन 3 दिन 5 दिन उपवास रह रहे हैं, केवल पानी पर रह रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे आप, तो क्या होगा कि फिर शरीर क्या करता है कि अपने ईंधन के लिए वो 2 काम करता है, अपनी इफिशियंसी बढ़ाता है। वो इसके लिए 2 काम करता है। वो आपके शरीर के अंदर के फैट का प्रयोग करता है ईंधन के तौर पे। दूसरा, वो जो जंक है उसको या तो जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल करता है, और जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है उसको बाहर निकाल के फेंकता है। तो क्या हो रहा है कि जो आपकी खराब कोशिकाएं हैं, जो भी जंक इकट्ठा है, वो बाहर होता है या रिसाइकिल होता है। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि माइक्रो जो कांड्रिया स्तर पर जो मामला होता है वो बेहतर होता है, उनकी संख्या बढ़ती है, उनका सुधार होता है, तो आप कभी कैंसर की ओर नहीं बढ़ते हैं, आप ट्यूमर की ओर नहीं बढ़ते हैं। और डीएनए रिपेयरिंग भी होती है। आपके जो ब्रेन की जो सफाई होती है वो केवल और केवल फास्टिंग से हो सकती है, जब आप कीटोन की अवस्था में पहुंचते हैं। कई लोगों को सर फास्टिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें एसिडिटी होने लगती है, गैस बनने लगता है, ऐसा मैंने लोग कहते हैं हम इसलिए रह पाते हैं, कुछ तो कुछ खाना पड़ता है कि गैस ना बने। देखिए, फास्टिंग से यदि आपको गैस बन रही है, यदि फास्टिंग से यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपका यदि गैस बन रही है तो पाचन तंत्र खराब है आपका, और यदि आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं या माइग्रेन हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर शुगर डिपेंडेंट हो गया है। सीधा मतलब ये इसका। तो यदि आप पाचन तंत्र आप बेहतर कर लें अपना, तो फास्टिंग से कभी भी आपको गैस नहीं बनी। गैस ठीक हो, तो मान लीजिए पाचन तंत्र हमें फास्टिंग करनी है और गैस बन रही हो, तो पाचन तंत्र को ठीक कैसे करें हम, ताकि पाचन तंत्र ठीक करने के लिए क्या है कि आप धीरे धीरे हिम्मत करके खान पान ठीक करें, और हिम्मत करते हुए आप कम से कम 36 से 40 आवर्स की फास्टिंग शुरू कर दें। बहुत लंबी ना कर पाए तो इतनी करें कम से कम। क्यों? क्योंकि आप अधिकतम कितने आवर की फास्टिंग की जा सकती है, या आपने की है? मैंने तो 18 दिनों करा हुआ है। लगातार 18 दिन खाली पानी पे रहे? हाँ, केवल पानी पे रहा। बहुत पहले किया। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी नसें टूटने लगे? नस बताते हैं कि प्रोटीन न मिलने से नस जो है माने क्रैक होने लगती है। देखिए, शरीर क्या करता है कि सबसे पहले जब ईंधन के लिए वो जंक चीज़ों को वो करता है, फैट को भी करेगा, जंक को भी करेगा, सब कुछ करता है। आपकी मांसपेशियों को खाने की अवस्था में शरीर तब पहुंचता है जब आप बहुत लंबे समय तक, मतलब जैसे आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वो डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। जैसे मेरा जितना वेट है आज की तारीख में, तो मुझे लगता है कि मैं जब 1 महीने तक फास्ट करूंगा लगातार, तब मेरा शरीर मजबूरी में मांसपेशियों में पहुंच सकता है, उसके पहले। दूसरा, जो आप फास्ट रखते हैं, जिस ही आप 12 घंटे 15 घंटे से ऊपर फास्ट रखते हैं, आपके शरीर से विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव होता है, जिनका काम ही होता है
कि आपकी मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करना, आपकी मांसपेशियों हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करना। और मांसपेशियों का तो निर्माण अधिक होता है। क्यों? जो पुरानी कोशिका जाती है, नई कोशिका बन रही होती है, तो जेवी एक कोशिका जाती है यहाँ से, तुरंत आपके जो हड्डियों के अंदर जो तंत्र होता है, स्टेम सेल्स, वो आते हैं, नहीं बना देते उसकी जगह पे। ऐसी हड्डियों का, आपको हड्डियों को ठीक करना है तो लंबा उपवास रखिए, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। उल्टा होता है, नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। लेकिन जब आप बहुत लंबा करते हैं, बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं, आप जैसे 2 महीने 3 महीने आप नहीं खा रहे हैं, 1 महीने खा रहे हैं, तब समस्या आती है ऐसी। ये है मुख्य समस्या जो आपको टूटन जैसी लगती है, वो मुझे लगता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स का जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, कमी होती है, तो उसके कारण से होता है। ओके। विवेक उमराव जी, आप भारत में पले बढ़े, पढ़े और इंजीनियर आप रहे हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है आपने, आप एक ट्विस्ट भी रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि आप सोशल काज के ही चलते गए हैं। आप जो है सोशल काज के उद्देश्य से जो है प्रोजेक्ट पे गए आप। तो इस बीच जो आपने जीवन में ये स्वास्थ्य का पूरा जो एक शोध, दर्शन और यात्रा जारी रखी, उसमें कुछ उन लोगों के लिए बताइए जो दिन रात जो है सेक्सुअलिटी से पीड़ित रहते हैं, जिनको लगता है कि उनका पौरुष खत्म हो रहा है। उनको बहुत सारे मिथ बताया, मतलब पढ़ लिए होते हैं कि साहब वो हस्तमैथुन करते थे इसलिए उनका लिंग, उनका टाइम बड़ा कम हो गया है, या उनका लिंग छोटा है, या वो देर तक टिकते नहीं हैं, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। तो आपका जो पूरा ये उपवास और जो ये पद्धति है, थेरेपी है, उससे कितना लाभ मिल सकता है पौरुष को और कैसे मिलेगा? और स्पेशली कुछ अलग से टिप हो तो बताइए। पिछले करीब 1.5-2 वर्षों में ऐसे कई लोग संपर्क में आए हैं जिनको इस प्रकार की समस्या थी, और उन्होंने ये बताया कि चूंकि वो बचपन से हस्तमैथुन करते आए हैं तो इसलिए उनको ऐसा हो गया। पहली बात तो ये है कि आप कितनी बार भी हस्तमैथुन करें, उसका आपकी इन सब चीज़ों में कोई खास असर नहीं पड़ता है। ये मिथक हैं, इसका कोई खास लेना देना नहीं है। और मेरा मानना है कि हस्तमैथुन करना एक सामान्य प्रक्रिया है जी। और सभी को करना चाहिए, मतलब जो भी वो है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको दूसरे किस्म की बीमारियां पैदा करेगा, बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति ने बनाया ऐसा तंत्र। और दूसरा, जैसे होता क्या है कि यदि आप फास्ट करते हैं और अपने, देखिए 2-3 चीजें हैं, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को आराम देना, शरीर को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करना, और फास्टिंग। अब पाचन तंत्र को लोग किससे समझते हैं? खाना खाया, सुबह अगर हमको टट्टी आ रही है तो हमें मानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र ठीक है। बहुत लोगों ने मुझसे बताया कि नहीं, हमारा पाचन तंत्र ठीक है। क्यों? खाते हैं, सुबह उठते हैं उनको टट्टी लगती है, जाके कर आते हैं, उनको लगता है पाचन तंत्र ठीक है। ये पाचन तंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पाचन तंत्र कैसा होता है? आपने मुंह में कुछ भी रखा, मुंह में रखते ही आपके लार का स्राव होना, यहाँ से जो लार में जो तंतु होते हैं, जो भी वो होते हैं, वो सही प्रकार से मैसेजिंग कर रहे हैं आपके पेट को, आपके ब्रेन को। फिर आपका वो जो भी खाया वो पेट में पहुँचता है, वहाँ पे अच्छी तरह से कुचलना, मसलना, तोड़ना फोड़ना हो, फिर आगे वो आंतों में पहुँचता है जहाँ पर वो पूरा अवशोषण हो। उसका अवशोषण होने के बाद जो भी तत्व हैं जिनको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, और वहाँ पर कोशिकाओं को जाकर के डिलीवर करना और कोशिकाओं को रिसीव करना, और जो कचरा बचा वो सुबह बाहर निकलना, या जब भी आप जा रहे हैं बाहर निकलना। ये पूरी प्रक्रिया ये पाचन तंत्र होती है। अब इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कि आप खा रहे हैं और सुबह जाके टट्टी करा रहे हैं, आपको लगता है पाचन तंत्र बढ़िया है। नहीं, हो सकता है कि आपका शरीर उतना सक्षम हो ही नहीं कि पूरा अवशोषण अच्छे से कर सके, तो जो पड़ता है उसको आगे ठेल दे रहा है, या अवशोषण कर भी ले रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर ले रहा है, डिलीवर भी कर ले रहा है, रिसीव नहीं हो पा रहा है। कहीं पर भी अगर झोल है तो फिर आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है। अब ये कैसे ठीक होता है? जब आप पाचन तंत्र को आराम देते हैं। अपने यहाँ क्या चल रहा है, आदमी हर 2-3 घंटे पे 1 घंटे में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसको तो लगातार बिजी रखे हुए ना, आराम कहाँ दे रहे हैं? आदमी यहाँ तक रात को 9 बजे खाता है, 9:30 बजे बिस्तर में चला जाता है, सो जाता है आकर के। अरे भाई, पाचन तंत्र को आप जो खाए हैं उसको सिस्टम पे आने दीजिए ना। और सुबह उठते ही चालू हो जाता है आदमी, कुछ ना कुछ खाएगा। कुछ लोग नीम की पत्ती चबा रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ खा रहे होते हैं। अरे भाई, सब कुछ खाइए आप, लेकिन जागने के 3-4 घंटे बाद शुरू कीजिए। अब इसके बाद क्या बचता है?
ठीक है, आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, आपका पाचन तंत्र ठीक है, सब कुछ है, लेकिन यदि आप आवश्यक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं तो कैसे शरीर ठीक होगा? तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होना चाहिए। आवश्यक तत्वों की आपूर्ति, फास्टिंग मतलब शरीर को आराम दे रहे हैं आप, और फास्टिंग कभी कभार इतनी की जानी चाहिए कि जो भी शरीर में कोशिकाएं गड़बड़ हुई हैं, देखिए लंबी फास्टिंग का फायदा ये होता है कि जो कोशिकाएं अतिरिक्त बन रही हैं, जो कोशिकाएं कमजोर हो रही हैं, जो कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं, आप उनको स्वतः शरीर ठीक करता है, जैसा होना चाहिए उनको वैसे ही। तो जाहिर है कि जैसा आपका पौरुष होना चाहिए अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे उस पर आप। अब ये तभी केवल फास्टिंग से नहीं होगा, आवश्यक तत्वों की आपूर्ति भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे कोई बिल्डिंग बननी है, आपके पास मान लीजिए मोरम की कमी हो गई, बाकी सब कुछ है, तो कैसे बनेगी बिल्डिंग? तो ऐसे ही तत्वों की आपूर्ति बराबर होना चाहिए, मिनरल्स, इनके लिए कोई विशेष चीज नहीं चाहिए, जो शरीर के लिए चाहिए वो। और आप फास्टिंग कीजिए, पक्का लाभ मिलता है इससे, आदमी बेहतर महसूस करता है। तो इसको मतलब थोड़ा सा और थ्योराइज करें हम, एक उसको कैप्सूल के रूप में अगर कन्वर्ट करें, तो आप कह रहे हैं कि फास्टिंग करें कितने घंटे की? अगर आपको अजर अमर होना है, पौरुष बढ़ाना है, पौरुष बढ़ाने के लिए भी मुझे लगता है कि 3 से 5 दिन तक लगातार, हाँ लगातार, समय समय पर, वर्ष में 3-4 बार आदमी को हिम्मत करके कर लेना चाहिए। और अजर अमर होने के लिए? उसके लिए भी मोटा मोटी है, अगर आपको और लंबा जीना है तो 7 दिन तक चल सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं करना चाहिए मेरा। 7 दिन को ऊपर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो 18 दिन क्या बता रहे थे? वो 2002 में मैंने किया था, उसका कारण अलग था, मुझे लगा था कि शायद उसके नुकसान भी हुए ज़्यादा दिन करने का? नुकसान तो नहीं होते, फास्टिंग से नुकसान नहीं होते हैं, सिर्फ इतना होता है कि यदि आपका शरीर तैयार नहीं है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको मतलब थोड़ा सा घातक भी हो सकता है जितना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस को कैसे मापते हैं जो है? वो मेरी उम्र उसमें काफ़ी कम थी तो मैं कर गया था, अभी भी जैसे अब तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर 2 हफ्ते में तो वैसे भी 75 घंटे 80 घंटे रहता हूँ, तो आवश्यकता नहीं। या तो आप बहुत जल्दी जल्दी करते रहें या एक बार में, देखिए जो ही आप 75 घंटे से अधिक फास्टिंग करते हैं तो कितनी भी लंबी फास्टिंग करें आप, बेनिफिट्स की संख्या नहीं बढ़ती है। 75 घंटे तक ही रहती है बेनिफिट्स? नहीं, जो 75 घंटे बेनिफिट्स रहेंगे वही बेनिफिट्स 100 घंटे में रहेंगे, 120 घंटे में रहेंगे, लेकिन क्या होता है कि उनकी टाइमिंग बढ़ जाती है, शरीर में जो प्रक्रिया चल रही होती है उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है, बेनिफिट की संख्या नहीं बढ़ती है। मतलब अगर 10 बेनिफिट मिल रहे हैं तो 10 ही मिलेंगे आपको, लेकिन टाइमिंग बढ़ जाएगी उनकी। जैसे मान लीजिए सफाई कर रहे हैं तो आप किसी की सफाई 10 घंटे कर रहे हैं या 100 घंटे कर रहे हैं, तो 10 घंटे में कम सफाई होगी, 100 घंटे में ज़्यादा सफाई होगी, ये रहता है। तो बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं सर आप? मैं बिहार का रहने वाला नहीं। हाँ हाँ, कहाँ के हैं आप? मैं तो उत्तर प्रदेश का। कौन से जिले का? कानपुर का। अच्छा, कानपुर के हैं आप, ओके। तो अभी आपकी उम्र 48 साल बता रहे थे आप? हाँ, 48 साल है। तो आपने जो ये पूरा स्टडी किया उपवास पे, फास्ट पे, उसको लेके आप क्या कोई किताब उताब भी प्लान कर रहे हैं या डिजिटली जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं केवल? नहीं, मैंने देखा कि भारत में, अपने देश में आधुनिक जो वैज्ञानिक शोध हैं या जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसके बारे में मिथक बहुत है। सब जो परंपरा में जो कहावतें चली आ रही हैं उसके आधार पे हम चीज़ों को अपने हिसाब से वो करके करते हैं। उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नुकसानदेह हैं और आज के हिसाब से बहुत मतलब वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सरल भाषा में विस्तृत किताब लिखी जानी चाहिए, तो मैं वो लिखूंगा और अगले 6 महीने के अंदर वो आ जाए, 2025 में जनवरी में आ जाए, ये मेरा पहला गोल है यहाँ पे आने के बाद। तो वही मैं करूँगा और वो किताब ऐसी हो कि उसको पढ़ने के बाद आदमी खुद भी स्वस्थ रह सकता है, अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य की समझ दे सकता है। तो एक अच्छी किताब जो जिसपे रेफरेंस काफ़ी होंगे, मोटी किताब होगी, करीब 600-700 पेज की किताब होगी वो। एक बड़ा संकट होता है उपवास करने वालों के सामने सबसे पहले जो है कि वो अपने मन पे काबू नहीं कर पाते हैं, उनको घबराहट होने लगती है, उनको खाने घर में बाकी लोगों को तो खाना बनेगा ही, तो उस खाने की खुशबू से वो जो है मैंने पागल हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार छोड़ो, खा ही लेते हैं। आप बताइए कि आपके इस जवाब को थोड़ा सा लंबा उत्तर दे सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल। देखिए होता क्या है, बार बार हमें भूख क्यों लगती है? क्यों? वो इसलिए कि होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो शुगर का जो स्टोर होता है वो कम होता है।
अब जैसे मान लीजिए कि आपने भले ही खूब खाना खा लिया आपने लंच में, उसके बाद भी खूब खा चुके हैं, उस भोजन को पचने में 10 घंटे लगने हैं, 12 घंटे लगने हैं आपको। मान लीजिए आपने अगर मांस खाया हुआ है तो 72 घंटे 80 घंटे लग सकते हैं। उनका प्रोटीन काफ़ी जटिल होता है। लेकिन क्या है कि 1-2 घंटे बाद आपको फिर कुछ खाने का मन करने लगता है, जबकि आप तो खा चुके हैं, पुराना ही जो है वही अभी सेट नहीं हो पा रहा। अब क्या होता है, ये क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि आपने भले ही आपने 100 ग्राम शुगर खाई हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खाया हो, जो भी भोजन साथ में जो गया, लेकिन शरीर तो आपका 10 ही ग्राम स्टोर कर रहा है। बाकी 90 ग्राम तो जाके वो कहीं और जाके जमा हो गया किसी और फार्म में। तो वो जो 10 ग्राम है, आप जैसे ब्रेन से सोच रहे हैं या चल रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, या सांस ही ले रहे हैं आप, तो वो खर्च हो रहा है ईंधन के तौर पे। वो जो ही एक स्तर तक पहुंचता है तो फिर वो ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है कि भाई ईंधन कम हो रहा है। ब्रेन क्या करता है, वो क्रेविंग देता है आपको। क्रेविंग दिया, आपको लगता है कुछ खाने का। बहुत लोग मेरे संपर्क आते हुए कहते हैं नहीं मैं तो मीठा खाता नहीं। तो मैं कहते हैं अरे भाई समोसा खाते हो, मिर्च खाते हो, सब में काफ्स होते हैं, सब में शुगर होती है नेचुरली। ठीक, तो आप क्या है कि आप कुछ भी खाते हैं तो फिर तुरंत वो यहाँ पे जब खाते, आप देखते हो कि जब आप खाते हैं कुछ क्रेविंग होती है तो अच्छा लगना शुरू होता है। वो तो अभी जीभ में ही अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों? यहाँ पे जब ही जीभ में आया तो उसके बाद मैसेज गया कि भाई आ गया, शुगर आ गई। भले ही आप कड़वी चीज खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, लेकिन उसने तो शुगर सेंस कर लिया ना, उसमें शुगर आ गया। तो फिर ब्रेन बोलता है, स्टोर को बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, ईंधन रिलीज कर दो, तैयारी बना लो। फिर जब पेट के अंदर गया, बोला लॉक हो गया, फिर वो रिलीज होता है और आपको लगता है कि हमें ऊर्जा मिल गई, जबकि वो ऊर्जा नहीं होती है, वो शुगर वाला जो कंटेंट है वो आपको ईंधन दिखाता है। इस कारण आपको लगता है कि बार बार भूख है। अब क्या होता है कि जैसे नाक में महक गई तो आपको वही, क्योंकि आदत है ना, एडिक्शन है ना आपका शुगर का, तो उसको लगता है अच्छा हाँ, तो आपका मन करता है। जैसे शुगर तैयार हो रहा है। हाँ, शुगर तैयार। जैसे कि अब मेरा शरीर फैट बेस्ड हो गया है। फैट बेस्ड को साइंटिफिक रूप में कह सकते हैं आप, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबल हो गया है। तो मुझे भूख नहीं लगती, मेरे सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन आप बना दीजिए, मैं अगर उस समय नहीं खाता तो कोई क्रेविंग नहीं होगी, कोई भूख नहीं लगी, बना के खाते रहिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे ऊपर। आप मेरे सामने बैठ करके भोजन करते रहिए, कितना भी स्वादिष्ट हो, वो जो मेरी टाइमिंग है कि मैं उसी समय भोजन करूंगा। और इसमें देखिए, जो आपका शरीर शुगर बेस्ड होता है उस समय आपको भूख लगने का जो रसायन होते हैं वो अलग होते हैं। जब आपका शरीर फैट बेस्ड होता है तब आपके जो रसायन होते हैं वो अलग होते हैं। जो शुगर बेस्ड वाला होता है वो रसायन आपको उंगली करता रहता है जब तक आप खा नहीं लेते हैं, या फिर आपको परेशान करेगा, आपको चक्कर आएगा, मतलब अलग अलग फीलिंग होगी। कुछ लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, कुछ लोगों की कुछ रोंगटे खड़े होते हैं, अलग अलग तरह से परेशान करेगा आपको। जो फैट बेस्ड होगा उसका रसायन आएगा, बोलेगा मुझे बोलता है, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि आज 3 दिन नहीं खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती? नहीं, वो आता है, मुझसे बोलता है कि ये टाइम हो गया खाने का। मैं कहता हूँ भाई ठीक है कल आना, कल आता है, मैं कहता हूँ ठीक है कल आना। कोई वो परेशान नहीं करता, वो बार बार आके आपको पोक नहीं करता है, वो इस तरह का। तो ऐसा जब भी आप, जब तक आपका, मैं लोगों से भी कहता हूँ कि जब आप लंबी फास्टिंग करने को बढ़ें तो आप एक काम करें, आप पहले अपने शरीर को फैट बेस्ड करें। अगर आपको बेहतरीन लाभ लेना है लंबी फास्टिंग, कैसे फैट बेस्ड कैसे सही किया जाता है? फैट बेस्ड ऐसे कर सकते हैं आप कि आप धीरे धीरे टाइमिंग का अंतर 18 घंटे का लेकर के आए आप, ठीक, वो भी धीरे धीरे लेकर, झटके से नहीं। झटके से लेके आएंगे, शरीर रिएक्शन देगा और फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको लगेगा अरे बेकार है, छोड़ दो इसको। ऐसा नहीं, 1-1 घंटे का अंतर लेके आए, महीने 2 महीने 3 महीने का समय दें अपने आप को। जैसे क्या करना, तो पहले हम 1-2 घंटे का ब्रेक दें सुबह, फिर 3 घंटे का, फिर 4 घंटे बाद खाएं, 5 घंटे, मतलब डेली हम खाने का टाइम बढ़ाते जाएं। इसका जैसे मान लीजिए आप रात को 9 बजे खाते हैं और सुबह 6 बजे से खाना शुरू कर देते हैं, तो आप नहीं, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जी कि मैं तो 8 बजे सो के उठता हूँ, 9 बजे जी। तो मैं पहला भोजन जो है या नाश्ता जो कहिए 11 से 12 के बीच में लेता हूँ मैं। 8 से, हाँ ठीक है जी, 9 बजे जग गया, एक आध चाय वाय पी ली, वो भी ग्रीन टी है ना, मतलब दूध वाली, और वो नहीं पीता। ये सारा भोजन है आपका, हैं? ये भोजन है आपका। अच्छा, भोजन है, अच्छा ओके। तो वो होता है, मैंने एक चाय एक ले लिया और उसके बाद जो है निकल गए, वाक किया, तो 2 घंटे बाद खाना बना मिलेगा, घर पे आएंगे तो खुशबू आ रही होगी, दाल चावल सब्जी सब पक गया होगा, तो वो गरम गरम आता है, चटनी वटनी, तो अपना दबा खाए, 100 कदम चले, उसके बाद आराम की मुद्रा में ऐसे खोल के लेट जाए। नहीं, ये गलत है। भोजन करने के बाद कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। कितनी देर तक? भोजन कीजिए, तुरंत आप चहलकदमी शुरू कर दीजिए, और मेरा मानना है कि जितना आपने भोजन किया हो उसके आधार पे पैदल चलना चाहिए आपको। अगर आपने खूब दवा खाया है तो 1.5 से 2 घंटे चलिए,
थोड़ा कम खाया तो 1 घंटे चलिए। ऐसा नहीं करते हैं कि मैंने आप जब भोजन के बाद जो नींद वीद के जो तमाम स्राव होते हैं, जो है रसायन जो है, भोजन के बाद कभी भी नींद के स्राव नहीं होते हैं। यदि भोजन के बाद आपको उनीदापन लग रहा है तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है। ओके। क्योंकि आपका शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वो भोजन को पचाने के लिए पूरे रिसोर्सेस का इंतजाम कर सके। तो पूरा शरीर कायनात उसमें एक तरह से लग जाती है उसको रिसोर्स उपलब्ध कराने में, तो आपको उनीदापन अपने आप लगेगा, क्योंकि वो सभी जगह से छीन रहा होता है, तभी ले रहा होता है। लेकिन आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है तो आप कितना भी खा लीजिए। आप इनसे पूछिए, मैं तो खूब खाता हूँ मैं, और मुझे कभी भी उनीदापन नहीं लगता है। उल्टे 24 घंटे में एक बार खाते हैं? एक बार खाते हैं। 24 घंटे जब एक बार खाते हैं तो वो खाते क्या है, उसकी डाइट का थोड़ा बताइए, डिटेल क्या क्या है। मेरा प्रयास ये रहता है कि जब मैं खाऊं तो जितने मिनरल्स वगैरह हैं, बाकी चीज़ें, उन चीज़ों की आपूर्ति हो सके। तो इसके लिए मैंने पूरा अपना एक प्लान तैयार किया हुआ है। क्या क्या उसमें से है? मैं चने खाता हूँ, फूले हुए चने खाता हूँ मैं, बादाम खाता हूँ मैं, दही खाता हूँ मैं, फल खाता हूँ मैं। आप उसकी मात्रा बताते जाइए। शाम को जब बैठते हैं तो कौन सी कितना खाते हैं? देखिए, अभी तो भारत में 2 दिन पहले पहुंचा हूँ और अभी तो ऐसा कुछ बनाया नहीं, लेकिन नहीं, हाँ जनरल जैसे आप मैं ऑस्ट्रेलिया में करते थे। मैं ऑस्ट्रेलिया जो खाता था वो ये था कि जैसे शुरुआत में करता था कि 6-7 लौंग खाता था मैं। 6-7 लौंग? हाँ। लौंग से शुरू क्यों करते हैं? लौंग से शुरू करने का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें एंटी कैंसरल, एंटी वायरल इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और दूसरा ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है। ओके। जो लोग भी 50 वर्ष की उम्र पार कर रहे हैं उनको 1 या 2 लौंग रोज, मतलब सुबह खाली पेट जब भोजन की शुरुआत करें उसके पहले खाने की आदत डाल लें तो अच्छा रहता है, लाभ मिलता है उनको। तो इसलिए मैं लौंग खाता हूँ। लौंग खाने के बाद फिर मैं चिया सीड, मतलब 30 ग्राम लगभग जो चिया सीड फुलाता था मैं, चिया सीड वो किया और ये हो गया। फिर चिया सीड के बाद मैं करता कि मैं शाकाहारी हूँ, और मैं जैसे दूध को मैं शाकाहार मानता हूँ वैसे मैं अंडे को शाकाहार मानता हूँ। फिर इसके बाद मैं कभी 3 कभी 4 अंडे खाता था। फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक। उसके बाद फिर मैं आपका 20 ग्राम लगभग मेथी दाना लिया, उसको खाया। फिर उसके बाद मैंने 1 इंच दालचीनी लिया की डंडी ली, उसको मैंने खाया। फिर मैं पूरा भोजन कच्चे में अलग फॉर्मेट में कच्चा दबाते हुए फिर मैं करता क्या था कि फिर इसके बाद जो है मैंने जैसे टमाटर है, एक 2 टमाटर मैंने कच्चे खा लिए। फिर उसके बाद मैं चना खाता था। चना हो गया, बादाम हो गया, तो करीब 60-70 बादाम हो गए और करीब 200 ग्राम के लगभग फूले हुए चने हो गए। तो चना खाया। फिर उसके बाद फिर मैं पूरा भोजन 5-6-7 रोटी जितनी भूख लगी हुई, और करीब 1 लीटर के लगभग बड़ा सा कटोरा, उस पर सब्जी हो गया, दाल हो गया, वो हो गया। उसके बाद फिर फल खाता था मैं, जैसे 1-2 केला हो गए, 1-2 सेब हो गया, संतरा हो गया, बब्बू गोसा हो गया, और भी चीज़ें जो भी उसमें घर में उपलब्ध होती थी। ये सर आपका एक टाइम का डाइट है? हाँ, एक बार इसका इतना सब कुछ खाया। इसके बाद फिर अंत में मतलब जैसे प्याज हो गया और कच्चा लहसुन भी हो गया, वो सारा कुछ, गाजर हो गई, गाजर हो गया, ये सारा कुछ हो गया। और फिर अंत में सबसे लास्ट में जो है करीब 2-3 बड़े नींबू हो गए, उनको मैंने काटा छिलका और बीजा सहित, फिर उसको मिक्सी में। बीज भी उसका जो है? हाँ, बीज नुकसान नहीं करता है? बहुत लाभकारी होता है। तोड़ के या सोहक मैंने ऐसे ही खा लेगा? नहीं, मैं तो पूरे नींबू को मैंने 4 टुकड़े किए। जैसे मान लीजिए मिक्सी में डाला मैंने। नींबू को वैसे ही पिया अगर हम निकल जाए, एक नींबू में जैसे 4 बिया है तो वैसे निकलना चाहिए या उसको तोड़ के जो है? अब थोड़ा सा पेट को पचाने मुश्किल पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि उसको आप थोड़ा सा वो कर दें, इजी कर दें उसको थोड़ा सा। लेकिन हाँ, बीजा ऐसे ही निकल लेंगे तो आपको उसका टेस्ट कड़वाहट नहीं लगेगी, लेकिन उसको पीस के पिएंगे थोड़ा सा, बहुत लोगों को बीटा टेस्ट लगता है उसका। लेकिन यदि आप लंबा उपवास कर चुके हैं तो आपके टेस्ट जो होता है, तंतु जो होते हैं, वो भी रीसेट होते हैं। देखिए, 36 घंटे की अगर आप 40 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपकी जो लाइनिंग्स होती हैं आंतों की और पेट की, वो रीसेट होने की ओर बढ़ती हैं, तो पाचन तंत्र बेहतर होता है उससे। यदि आप जब 75 घंटे या उससे अधिक करते हैं, 70-72 घंटे अधिक करते हैं, तो उसमें आपकी पूरी की पूरी इम्यूनिटी रीसेट होती है। बहुत प्रकार के आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो रीसेट होते हैं, ब्रेन के रिसेप्टर्स रीसेट होते हैं, तो बहुत बहुत प्रकार के आपको उसमें फ़ायदे मिलते हैं। तो नींबू क्या है कि मैंने नींबू काटे, मिक्सी डाला, पानी मिलाया उस पर, और उसके बाद ईस्टर डाला और पी गया। ये सबसे लास्ट में करता था मैं। बस ये मेरा जो है अपना भोजन का मेरा ये तरीका होता था। तो इस पूरे खाने पीने पे लगभग 1 घंटे का समय, 40 मिनट 50 मिनट ऐसे लगता था, धीरे धीरे, मतलब परत पे परत जमाते हुए, ऐसा करते हुए।
आप लोगों को कंसल्ट करते हैं, बहुत लोग आपसे सलाह भी लेते हैं, तो टोटल जितने लोगों ने आपसे सलाह ली है तो उसमें ट्रेंड क्या दिखा? सबसे ज़्यादा समस्या किस बात की लोग बताते थे आपको? देखिए, पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों में करीब 700 से 800 लोग संपर्क में आए। जी। और मुझे लगता है कि जैसे बीपी है, फैटी लीवर है, डायबिटीज़ है, घुटनों में दर्द है, L1, L2, L3 की समस्या है, और क्या बोलते हैं उसको, अरे किडनी हो गया, किडनी स्टोन हो गया, और गाल ब्लैडर वगैरह की समस्या इस पे। और मतलब ये समझिए कि कब्जियत तो लगभग सभी लोगों को मोटा मोटी मिल जाती है। कब्ज का क्या इलाज है? क्योंकि लोग कहते हैं कि कब्ज सही रहे तो वही उपवास ही आपके हिसाब से उपवास है। 2 महिलाएं संपर्क में आई हमारे, वो फाइबर खूब खाती रहीं, सब कुछ, मतलब उनको जो जो बताया गया वो सब कुछ त्रिफला, फाइबर, हाँ, सब कुछ। कब्जियत से लाभ नहीं मिला उनको। तो मेरे संपर्क में आई, तो मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा, आप बताइए, आप फाइबर खा रही हैं, खूब फाइबर खा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपका आंत में जब वो फाइबर जाके सेट ही नहीं हो रहा है, फिट ही नहीं हो रहा है, वो बस आप खा रहे हैं, वो ऐसे निकल जा रहा है, तो क्या मतलब रह गया आपके फाइबर खाने का? कितना फाइबर खाते रहिए आप। मैंने उनसे कहा कि आप उनसे कहा कि पाचन तो मतलब क्या है कि आप जो खा रहे हैं वो अवशोषित हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है और रिसीव हो रहा है। आप फाइबर खा रहे हैं, अवशोषण उसका कर रहे हैं आप, फिर जाके वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तभी तो जाकर के आपकी आंत बेहतर होगी ना। बिल्कुल। ये कैसे होगी? तो मैंने कहा, पहले आप क्या करेंगे, उसको आप आराम देंगे, उसकी कोशिकाओं को रीसेट होने का मौका देंगे। आपकी आंत डैमेज है तो फाइबर केवल ऊपर से चिपका करके अच्छा नहीं कर सकता ना। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है आपकी, अंदर से खोखली है, टूटी, ऊपर से आप प्लास्टर करते रहिए तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ना। तो ये है, तो उन्होंने शुरू किया, एक तो अच्छे से कर गई, लेकिन दूसरे की हिम्मत उतनी नहीं पड़ी, लेकिन उनका कब्जियत बिल्कुल बढ़िया हो गया। दूसरा, जैसे नींबू का सेवन करना चाहिए। अब उन महिला का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, उनको 15-20 साल से कब्जियत थी, बड़ी समस्या। डॉक्टर के पास जाएं तो कोई बोले ये ऐसा वैसा करके, मैंने उनको कहा कि ये शुरू कीजिए, नींबू का सेवन शुरू कीजिए। 1 महीने पे उनका बढ़िया सा लाभ मिल गया, उनको खूब खुश रहती हैं। मतलब 1 नींबू कच्चा पी जाना चाहिए वही 1 नींबू, 2 नींबू, 3 नींबू एक दिन में। मुझे तो एलर्जी के डॉक्टर ने कहा कि आप नींबू, साइट्रस फ्रूट्स कम खाइएगा, क्योंकि इससे एलर्जी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। किस चीज़ का एलर्जी होगा? छींक आती है बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी पी लिया, अगर डस्ट है तो इतनी छींक आएगी कि मुझे फिर। मैं अगर आपकी एलर्जी ठीक कर दूं तो? नहीं, बिल्कुल सर, ये तो अच्छी बात है। गारंटी ठीक हो जाएगी आपकी। जी। मैंने बहुत लोगों की एलर्जी ठीक की है। अच्छा, कैसे, क्या करना होगा उसके लिए? यही फास्टिंग, खान पान, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक चीज़ और भी है, फास्ट आप रखते हैं तो जब 12-13 घंटे हो जाते हैं, उस समय आपको पैदल चलना चाहिए या साइकिलिंग करना चाहिए, मतलब एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ये मैं पूछने वाला था कि आप जो है लंबे लंबे उपवासों के बावजूद जो है आप दौड़ते थे, चलते थे, करते थे, ये कैसे? मतलब तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आज जब शरीर बिल्कुल थका हुआ हो, कोई एनर्जी ना हो, उसमें आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज करो। देखिए, अभी 5 बज रहा है जी। मैंने कल शाम को 6 बजे खाना खाया था, 23 घंटे हो चुके हैं, मैंने खाना नहीं खाया, चाय भी नहीं पिया, केवल सादा पानी। कितने गिलास पिए पानी? पानी तो खूब पीता हूँ मैं, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, इतना दिन भर में? हाँ, खूब पीता हूँ, पानी खूब पीता हूँ। अब कल शाम का खाया हूँ मैं, रात भर सोया। सुबह फ्रेश होने जाते हैं? सुबह, हाँ, सुबह आते हैं, एक बार एक टाइम जाते होंगे। हाँ हाँ। और सुबह जैसे 3 बजे जागा मैं, फिर मैं जिस टावर में रह रहा हूँ वहाँ ऊपर नीचे करता हूँ मैं, खाना नहीं खाया हूँ, सीढ़ियों से। हाँ, करीब 300 मंजिल चढ़ना, 300 मंजिल उतरना, ये रहता है। दिन भर पैदल चलता हूँ मैं, दिन में कई बार और 18 माले चलता उतरता रहता हूँ। ठीक, आपको आज भी किया हुआ है। आपको मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है? कोई थकावट, कोई कुछ? यदि आपका शरीर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबल है तो आपको थकावट नहीं लगती, उल्टा आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्योंकि आप ईंधन फैट से ले रहे होते हैं। आप शुगर बेस्ड नहीं होते हैं, उल्टा होता है। ज़्यादा आप एक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्लियर सोच पाते हैं, आपकी बहुत चीज़ें बहुत बेहतर जाती हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं आप। ये जो नशा वगैरह का जो एडिक्शन होता है लोगों को, टोबैको, शराब, है ना, उससे लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो ये कितना उपयोगी या अनुपयोगी है? तो और इससे कैसे अगर मुक्त होना
कैसे लोग मुक्त हों जिनको अल्कोहल का एडिक्शन है, देखिए सिगरेट कोई का आदी है? ये तो आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए सिगरेट ही नहीं, मीठा खाना भी एडिक्शन है, शुगर भी एडिक्शन ही है एक तरह से। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं वो एडिक्ट नहीं है, लेकिन यदि आप चेक करें तो आप एडिक्ट निकलते हैं, क्योंकि आप मीठा छोड़ने को कह दिया जाए तो आपका शरीर और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। ये वैसी एडिक्शन है। ये चीज़ें इच्छा शक्ति से होती हैं। मेरा मानना है आपने निर्णय लिया और एक झटके पर डिसीजन लेना होता है। आपने निर्णय लिया कि भाई आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, छोड़ दीजिए। समस्या आती है, शरीर आपको मतलब शरीर डिमांड करता है, क्योंकि उसकी आदत होती है, वो एडिक्ट होता है, तो आपको उससे भिड़ना होता है। वो इच्छा शक्ति से होता है। ऐसी शुगर के लिए होता है जी, आपको उससे बाहर निकलना होता है। ओके ओके ओके। तो आपका कितने दिन का भारत का प्रवास है, और जो है इसमें कहाँ कहाँ घूमना है, जाना है? नहीं, भारत तो मैं अब लंबे समय तक रहूँगा। नहीं, चलिए, तो आप लोगों को स्वस्थ करते रहिए, हील करते रहिए, और आपका जो अजर अमर होने वाला और पौरुष वर्धन और तमाम न्यूरो को ठीक करने वाला जो सब बताया, सबका आपने कहा है कि वही जड़ है उपवास। न्यूरो पे मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। एक अच्छा पॉइंट है। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग आए जो डिप्रेशन का शिकार, लंबे समय से दवाएं खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो मुझसे बोले कि इसका कोई इलाज? मैंने कहा बिल्कुल है। कहते हैं क्या? मैंने कहा जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेशन को बढ़ रहे हैं, आप खाना छोड़ दीजिए। बोले कब तक? मैंने कहा जब तक आपको ये नहीं लगे कि आप बाहर आ गए उससे। 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, जितना भी आप कर सकें, जब भी लगे बाहर। अजीब लगा लोगों को। मैंने कहा लेकिन करके देखो। तो एक दो लोगों ने करके देखा। अब पब्लिक में नाम लेना अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, दवाएं छूट चुकी हैं उनकी, बहुत बढ़िया। मतलब एक तरह से कहते नहीं कि जैसे जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने आपने इनका जीवन पूरा क्या कर दिया। मतलब जो एक जो अंदर जो थैंकफुलनेस निकलती है उनके ना, कोई उसका मतलब उसको व्यक्त नहीं कर सकता मैं। तो ये वही देखिए, ये सारी चीजें ब्रेन के खेल होते हैं। तो ब्रेन को साफ करना है आपको। ब्रेन क्लीनिंग केवल और केवल फास्टिंग से होती है, और कोई तरीका ही नहीं है। बिल्कुल। और एक कुछ चीज़ और बाकी रह गई थी आपसे जानना जी। कि जो शराबी भाई हैं उनका बहुत बड़ा संकट होता है लिवर, उनका ट्राइग्लिसरीड बढ़ा होता है, उनका फैटी लिवर हो जाता है, सूज जाता है लिवर। तो इसको कैसे ठीक करें तुरंत? देखिए, मैं जब लोगों से कहता हूं कि लंबा उपवास बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन यदि आप पौष्टिक तत्व नहीं ले रहे हैं तो वो फिर कहते नहीं संपूरकता के साथ में चलना चाहिए। अच्छा। लंबी फास्टिंग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जब बात कर रहे हैं तो ये मान चल रहे हैं कि लोग जो है आवश्यक तत्वों की आपूर्ति वाला भोजन करते हैं। हम ये मान के चलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि लंबी फास्टिंग से फायदा क्या होता है? आपकी कोशिकाएं जो होती हैं वो रीसेट होती हैं। जो डैमेज्ड कोशिकाएं हैं सही उनको रिसाइकिल करता है या निकाल के बाहर फेंकता है। तो पूरे शरीर में खोपड़े से लेकर के पैर के अंगूठे तक जो भी चीज गड़बड़ है आपकी, शरीर उनको ठीक करता है लंबी फास्टिंग। क्यों? बस उसमें समय लगता है, कितना डैमेज है। अब ये नहीं है कि आप एक बार रह लिए तो सब ठीक हो गया। वो 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है, 5 साल, डिपेंड करता है कि अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि लंबी फास्टिंग 3 महीने पे एक बार रखेंगे। तो पुराना कचरा है ही, और 3 महीने जो खाया वो भी कचरा जमा हो रहा है आपका। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने पे एक बार ना सब साफ हो जाएगा। वो हो सकता है कि थोड़ा साफ हो, उतना और जमा हो जाए। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसेस हो सकता है आपका। लेकिन कुछ लोग ऐसे जल्दी करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कुछ महीने पहले शुरू किया, हर महीने वो 100 घंटे पानी में रहते हैं और हर हफ्ते लगभग 36-40 घंटे रहते हैं। हर महीने 100 घंटे रहते हैं। तो अभी उन्होंने हमसे पूछा कि ये कितने महीने तक हम करें? तो हमने कहा तुमको कैसा लग रहा है? तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने किए रहो, लगातार सही सफाई होती रहेगी, अच्छा लगता रहेगा, किए रहो, कोई समस्या। वो जब 100 घंटे के पास रहते हैं तब बोरे लाते हैं, मेहनत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। वो शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है ईंधन के लिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं, पर्याप्त जो तत्व हैं वो आपके शरीर में स्टोर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चल सकते हैं। आप जो बता रहे हो कि हम जब खाते हैं एक बार तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, चिया सीड और ये वो,
एक आम आदमी जो जितना पैसा ना हो तो कैसे ही सब जुटा लेगा भाई। जैसे हमको खाली दाल भात ही मिलता हो खाने के लिए, और एक आध फल, एक आध केला मिल गया, दूध मिल गया थोड़ा सा, इतने काम नहीं चलेगा। देखिए, मेरे पास ये सब औषधि उपलब्ध था, मैं खा रहा था। आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ें मुझे वहाँ मिल रही थी वो चीज़ें यहाँ मिलेंगी। उनके हम जो कहते नहीं कि एक मतलब विकल्प खोजेंगे, क्या हो सकता है। लेकिन यदि आप रंग बिरंगी सब्जियां खाते हैं, अलग अलग रंगों, सब्जियों का भी बड़ा खेल है, उस पर साला इतना केमिकल मारा होता है, इतना कीटनाशक मारा होता है। भारत में तो मात्रा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते किसान, तो और दबा के डालते हैं कि और अच्छी फसल हो जाएगी। देखिए, तो क्या वो भी मैंने हम खा जाएं? इसीलिए मैं कहता हूं लोगों से कि हमें आपको जैविक खेती की ओर चलना पड़ेगा। वो छोड़िए, जब चलना पड़ेगा चलने पड़ेगा। अभी जो जहरीली सब्जियां हैं, क्या उसको रंग बिरंगी खाएं हम? मजबूरी है, क्या करेंगे आप, खाना ही पड़ेगा। खाना तो खा ही रहे हैं ना आप, क्योंकि खाना खा ही रहे हैं तो मेरा कहना है कि रंग बिरंगी सब्जियां खाइए, जैसे लाल भी हो, हरी भी हो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि सब्जी अंदर से हरी है ऊपर से लाल रंग लगा दिया, वो नहीं। जो प्राकृतिक रूप से रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं उनको खाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रंगों का मतलब उनमें अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। रंग बिरंगे फल खाना चाहिए, अलग अलग उस पर। और मीठे फल या ड्राई फ्रूट जो मीठे होते हैं, हो सके उनका सेवन कम करना चाहिए। और फ्रक्टोज का सेवन, मेरा मानना है ग्लूकोज से अधिक हानिकारक फ्रक्टोज होता है। ये किसमें होता है? ये मीठे कई प्रकार है। अच्छा। अब होता क्या है कि चूंकि ग्लूकोज जो है वो शुगर स्पाइक बढ़ाता है ब्लड में, तो आपको वो दिख जाता है। शुगर जो स्पाइक्स हैं वो दिखते हैं आपको, मतलब जो हो रहा है, तो आप उस पर फोकस करते हैं। फ्रक्टोज जो है वो लीवर ही केवल प्रोसेस करता है, तो हमें फ्रक्टोज पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम फ्रक्टोज पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि फ्रक्टोज ज्यादा हानिकारक होता है। ग्लूकोज को तो कोई भी कोशिका रिसाइकिल, वो मतलब प्रोसेस कर लेती है उसको। लेकिन फ्रक्टोज, अधिकतर जिन लोगों को फैटी लिवर होता है वो फ्रक्टोज का होता है। अभी मैं कई लोगों से मिला तो बताया कि हमारा लिवर फैटी हो गया है। तो हमने कहा कि भाई डॉक्टर ने आपसे कहा कि क्या ना खाएं, तो डॉक्टर ने कहा भाई तेल मत खाइए। तो हमने कहा कि कोई फायदा इसमें भी आपका है कुछ, मैंने कि आपको तेल घी खाना ही चाहिए, ऐसा कुछ मानना है आपका? यदि आपका शरीर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबल हो चुका है। देखिए मैं अच्छा, आपने बढ़िया सवाल पूछा, एक मजेदार बात बताता हूँ मैं। जब भी आपको हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है आपसे कि घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और आप स्टैटिन नहीं खाते हैं। स्टैटिन वो दवा होती है जो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम करती है। मेरा शरीर ऐसा हो गया है कि मैं खूब मक्खन खाता हूँ, खूब दूध पीता हूँ, कितने कितने अंडे खाता हूँ, 2-2, 3-3 अंडे खाता हूँ। यहाँ पे नहीं खा रहा, बढ़िया सा खाना खाता हूँ मैं, खूब दूध पीता हूँ मैं, खूब बादाम खाता हूँ मैं। इसके बावजूद मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना कम रहता है, जितना मतलब ट्राइग्लिसराइड इतना रहता है कि हमारे डॉक्टर ने हमसे कहा है कि तुमको स्टैटिन बंद कर दो अपनी। और अमूमन आप दुनिया के 99% लोगों को देखिए, दुनिया के, उनका LDL HDL से ज़्यादा होता है। HDL कम होता है, LDL ज़्यादा होता है। मेरा HDL ज़्यादा है, LDL कम है। अब इससे ज़्यादा स्वस्थ शरीर क्या हो सकता है? HDL आपका अधिक है, LDL कम है, दोनों मिला करके, वो भी रेंज के अंदर, रेंज से बहुत नीचे है। ट्राइग्लिसराइड तो मेरा समझिए 0.6 आपका मिलीमोल के आसपास रहता है, बहुत कम है। क्यों? जितना बनता है उतना शरीर इस्तेमाल करता है फैट के तौर पर। एक सवाल मैं जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ा हो, कोई उसका माने चर्बी ना हो और उसको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा भी होता है क्या? हो सकता है। किस कारण से होता है ये? कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कई प्रकार की चीज़ें डिपॉजिट होती है, उससे काम हो सकता है। हाइपरटेंशन भी इसका एक वजह हो सकता है, तनाव भी। हाइपरटेंशन देखिए, हाइपरटेंशन बीपी हो गया ना, हाइपरटेंशन एक कारण जो है, हाइपरटेंशन कारण नहीं होता है। जिन कारणों से हाइपरटेंशन होता है उन्हीं कारणों से हार्ट अटैक होगा आपका। ये जो जापान में लोग बहुत जो लंबा जीते हैं, तो वहाँ पता है कि ऑटोफैगी बड़ा फेमस है कि और तो उस पर क्या आप भी कुछ बता रहे थे? ऑटोफैगी है, एक मेटोफैगी है, क्या बता रहे थे आप? क्या वही लंबी फास्टिंग। इसको थोड़ा फिर से बताइए, शब्द क्या है और उसका मतलब क्या हुए? ऑटोफैजी, वही आप ऑटोफैगी कहते हैं, वही की बात है। ऑटोफैजी, हाँ,
या मतलब जो भी कहना चाहें वो हाँ। अंग्रेजी का शब्द है, प्रोनाउंसिएशन हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हाँ। अपने सुविधा अनुसार। ऐसी मेटाफजी होती है। मेटाफजी। हाँ, ऑटोफजी या मेटाफिकी कह लीजिए आप, है ना। हाँ। या जो ऑटोफिकी होती है वो जब कोशिका के स्तर पे काम होता है, जैसे कोशिका है उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं उनको आप रिसाइकिल कर रहे होते हैं या नए बना रहे होते हैं, वो ये कहलाता है जब शरीर आपके इन कोशिकाओं को खाता है या रिसाइकिल करता है। मेटाफजी क्या होती है? जब माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह पे काम होता है, उसको जब आप ठीक करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, उनको ये करते हैं। ये ज़्यादा बेहतर तब होता है जब आप ड्राई फास्टिंग करते हैं। जैसे मैं एक काम और करता था, यहाँ अभी भारत आके बंद कर दिया, बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1.5 वर्षों से एक काम कर रहा था कि मैं प्रतिदिन 18 घंटे पानी नहीं पीता था। शाम को मैंने 5 बजे 6 बजे पानी पीना बंद किया, फिर सवेरे 9 बजे पानी पीता था, और इसी बीच में मैं 5 घंटे की एक्सरसाइज करता था बिना पानी के, ये करता था मैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने अभी ये शुरू नहीं किया। इससे फायदा क्या होता था ये करने से? मैंने बड़ा बढ़िया महसूस किया, बड़ा पानी बंद कर देने से, पानी ना पीने से? नहीं, देखिए नहीं, पानी नहीं पीने से नुकसानदेह है, लेकिन जब आप पानी नहीं पीते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि शरीर जब आप पानी निकालता है तो शरीर क्या करता है कि वो कोशिकाओं के अंदर से पानी निकालता है। तो वो एक तरह से मतलब कहते हैं कि पानी का आवागमन होता है, तो वो जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको लेके आता है, और फिर नया पानी जब आप पिएंगे तो फिर सप्लाई हो जाएगी उसकी। ये तो इससे क्लीनिंग होती है जी। आप शाकाहार मांसाहार वाले विवाद में नहीं पड़ते हैं ना कभी कि क्या? मैं मांस नहीं खाता, और मतलब मेरा मानना है कि ये आदमी की अपनी चॉइस की बात है कि वो क्या खाता है। मुझे बचपन में खिलाया नहीं गया, और बड़े होकर के मुझे लगा कि मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मतलब जो भी है तो मैं मांस नहीं खाता। लेकिन अगर कोई मैं अगर किसी प्लेट में खाना खा रहा हूँ तो मेरे कई मित्र जो मांस खाते हैं, मेरी ही प्लेट में मेरे ही साथ में वो अपना मांस रख सकते हैं, मैं उसमें अपना सब्जी रखूँगा, खाऊंगा। उनके मांस का अगर शोरबा मेरी सब्जी में आके मिल भी रहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है जी। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले जो ऋषि योगी हुआ करते थे, वो तपस्याएं करते थे, तो उनको कहते थे कि कई दिन खाना नहीं खाते थे। और तो क्या अपने आप इस पूरे जो उपवास वाला जो पूरा सिस्टम है, पद्धति है, इसको उससे कुछ कनेक्ट करके देख पाते हैं कि मैंने वो बहुत लंबा भी जीते थे? देखिए, मुझे लगता है ऐसा, मैं ये नहीं जानता कि उन्हें वैज्ञानिक बहुत गहराई के आधार पर इन चीज़ों करते थे, लेकिन एक परंपरा बन गई होगी उसमें जी। तो उस परंपरा मतलब लंबा जीवन बहुत आराम से आप जी सकते हैं अगर आप लंबा उपवास करते हैं तो। कितने साल तक जी सकता है आदमी लंबा? देखिए, आप ये थोड़ा सा आकल्पनीय बात है, या मतलब कह सकते हैं कि एक सैद्धांतिक बात कर सकता हूँ मैं, व्यवहारिकता पता नहीं है ना। यदि आपने अपने शरीर का जो डीएनए है उसको डैमेज होने से, उसको डिके होने से आप बचा ले रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग करते ले रहे हैं। जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिका जब आ रही है तो पुरानी कोशिका उसको मेमोरी ठीक से ट्रांसफ़र कर रही है। कोशिकाओं का जो कोऑर्डिनेशन है, जो अरबों खरबों कोऑर्डिनेशन पर सेकंड चलते रहते हैं, वो अगर ठीक से हो रहे हैं, ये चीज़ अगर चलती रहती लगातार आपकी, तो आप कितना भी लंबा जीवन जी सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप 100, 200, 300, 400, 500 सैद्धांतिक रूप में ऐसे ये इस तरह आप जी सकते हैं। 400-500 साल जी सकता है आदमी? 1000 साल जी सकते हैं। फिर जोड़ रहा हूँ सैद्धांतिक रूप। हाँ, तो डीएनए रिपेयर कैसे करे आदमी जो है? आदमी को डीएनए रिपेयरिंग 2 चीज़ें होती हैं कि आप मतलब जो भोजन है वो सही तरीके से लें, और प्लस फास्टिंग, लंबी फास्टिंग, ये रिपेयर होती है। लंबी फास्टिंग से शरीर का बहुत कुछ रिपेयर होता है। फटाफट हम थोड़ा आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ तक पढ़े, कहाँ से पढ़े, फिर कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे? ऑस्ट्रेलिया पहुँचने का तो बड़ा छोटा सा, दरअसल मेरे जीवन में घटनाएं कुछ ऐसी घटित हुई बचपन से कि मेरे मन में हमेशा कभी भी ये भाव नहीं रहा कि मुझे कोई नौकरी करनी है, या मुझे खूब पैसे कमाने हैं, या मुझे ये करना है। मुझे लगता रहा कि मैं लोगों के लिए ऐसा काम करूं कि ताकि समाज में बच्चों को तनाव कम मिले, उनको दर्द कम मिले, और उनको लोग समझें। तो ये कैसे होगा? ये मैंने सोचा कि जब आदमी जब रिलैक्स होता है तब जो है वो बेहतर व्यवहार करता है। जैसे उसमें मेरी सोच क्या थी कि आदमी को मैं अगर सामाजिक काम करूं तो आदमी रिलैक्स होगा, शिक्षा के लिए काम करूं तो रिलैक्स होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैंने कभी नौकरी नहीं की, और मैं गांव चला गया काम करने के लिए।
और फिर इसी तरह काम करता रहा। तो ऐसे ही काम करते करते एक अनुपम मिश्रा जी होते थे, हाँ, वो तो अद्भुत आदमी, संत आदमी सर। मैं तो बहुत मेरे संपर्क में आए, वो गांधी शांति प्रतिष्ठान वाले हाँ हैं। मेरे संपर्क में आए वो, और बहुत अच्छे रिश्ते मेरे उनके उन्होंने बने। जल पे बहुत किताबें लिखी हाँ, हैं जी। मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते बने। कई बार उनके घर में भोजन करने का सौभाग्य मिला। उनके घर में कोई न कोई बहुत अच्छी देश भर से अच्छी चीज़ें ला के देते रहते, देसी खाने के शौकीन थे वो। तो जब भी मैं पहुंचता था तो कुछ न कुछ, ये वहाँ से आया है पूरा हिस्ट्री उसकी, कब जनरेट हुई, कैसे बनना शुरू हुई, क्या स्वाद है, तो वो देते थे। तो उन्होंने ही उसमें जो राजेंद्र सिंह राणा हैं आपके तरुण भारत संघ वाले, मैक्से पानी वाले, तो वो उस समय जल विद्यापीठ बना रहे थे। तो अनुपम जी ने हम लोगों को जोड़ा और बोले कि नहीं आपको वहाँ जाना चाहिए। तो वही अनुपम जी मुझे ले के साथ में अपने गए थे, वो और उनकी जो पत्नी है, बऊदी कहता था, तो वो अपना लेके गए फिर वहाँ पर। तो वहीं पर फ्रांस से भी लोग आए थे, अलग अलग लोग। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यहाँ तरुण भारत संघ में। आज तरुण भारत संघ। तो वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पर जो है एक और जल वैज्ञानिक आई थी, जो बाद में चल करके मेरी पत्नी बनी। वाह। हाँ, तो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी ऑस्ट्रेलिया जाने की, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया देखो तो कि हमारा देश कैसा है। तो फिर वो मुझे अपने साथ ले गई। तो वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में काम करती थी? वो ऑस्ट्रेलिया की ही है। ओके ओके। वो ऑस्ट्रेलिया की है, वहीं की है वो। तो वो जो है वहाँ पर लेके गई। फिर भी हम लोग महीने 2 महीने वहाँ रहे, बाकी टाइम भारत में रहे, ऐसा करके ये रहता था। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सरकार की नौकरी ज्वाइन की, जिसकी पोस्टिंग इंडिया में थी। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सरकार का विदेश विभाग ज्वाइन किया, पोस्टिंग यहीं पर रखी। और मैं देश भर में, कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, वहाँ पर जा करके लोगों के बीच जा करके चीज़ें। अभी वो किस प्रोफाइल में है? वो अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार के लिए काम कर रही हैं। जैसे यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है, हाँ। तो उसी तरह ऑस्ट्रेलियन प्रशासनिक सेवा में काफ़ी बड़े पद पे काम करते हैं राष्ट्रीय स्तर में। ओके। अब आप जो भारत में पढ़ाई की आप जो है, तो आपने इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बता रहे थे आप जो है जी। तो अभी आप भारत जब आते हैं तो क्या रहता है आपका कार्यक्रम, किस मकसद से आते हैं और क्या करते हैं? नहीं, मैं तो अभी 10 वर्ष से भारत आया नहीं हूँ। 10 वर्ष के बाद आए हैं आप? 9 वर्ष मान लीजिए मोटा मोटी। अच्छा। 10 वर्ष मान लीजिए। तो अभी मेरी योजना यह है कि ईमानदारी से बोलूँ तो हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक तक तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको हार्ट अटैक हो सकता कि है। हमको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो है जो आप करते हैं, बहुत भारी भारी डंबल उठाते थे और ये करते थे, उससे भी मैंने कुछ हार्ट पे लोड पड़ा? उससे अधिक भारी डंबल मैं पिछले एक साल उठा रहा हूँ। जितना ठीक है, मैंने आप चूंकि आप तो उपवास भी रख रहे हो ना, तो आप होता है स्ट्रांग हो गई वो हार्ट जो है उपवास से। अरे वो देखिए, क्योंकि वो मैं 3-4 महीने से डंबल कर रहा था, तो हार्ट अटैक अगर होना था तो शुरुआत में होता। जब शरीर आदत बन गया उसका, तब होने का कोई तुक नहीं ना। तो उसका रीजन मैं कम से कम मैं नहीं मानता ऐसा। और मैंने वहाँ पे पूछा था डॉक्टरों से जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो बोले कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये रीजन हो सकता है। उनका भी मतलब ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन जो सामान्य तरीके से जब देखते हैं, जो सामान्य तर्क लगाते हैं, तो हम लोग लगता है ये हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा लगता नहीं है। तो अभी क्या है यहाँ पे? अभी हाँ, वही भूल गया था। तो अब मुझे लगा ऐसा कि जैसे मेरी उम्र 48 साल है, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे पता नहीं कितना जीऊँ। तो कंफर्ट में जीने से, सुरक्षित जीवन जीने से, आप बहुत लंबा जीवन जी रहे हैं, बहुत कंफर्ट में जीवन जी रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसमें जीवन की सार्थकता क्या है। आप 200 साल जी रहे हैं, केवल खा रहे हैं, हग रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं। जीने के लिए जी रहे हैं, क्या मतलब उसका। तो मुझे लगा जब शरीर फिट होने लगा अपना, जब तक मेरा शरीर फिट नहीं था, मतलब हार्ट अटैक के बाद भी, तब तक मुझे लगा कि नहीं ठीक है, लेकिन ये शरीर फिट होने लगा मेरा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार अवसर मिला है, तो मैं जो काम कर रहा था उनको और बेहतर तरीके से और गंभीरता से करना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे एक प्लानिंग बनाई और मुझे लगा कि भारत जाना चाहिए। और जैसे मैं मान चलता हूँ कि मैं जिस तरह से जीवन जी रहा हूँ, 70-75 वर्ष तक मैं सक्रिय रह सकता हूँ। जैसे पीछे बैग पैक लाद करके कहीं भी जा सकता हूँ, उस तरह का। अब चूंकि हार्ट अटैक के कारण मुझे कुछ दवाएं खानी पड़ती हैं, जैसे खून पतला वगैरह करना, वो खानी पड़ेंगी हमेशा। तो उनके कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर मेरा अगर शरीर का अवयव अगर खराब होगा तो उनके इम्पैक्ट की वजह से होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके इम्पैक्ट को कम किया जाए, इस तरह का। तो मान चल रहा हूँ कि मैं 70-72 साल तक आराम से। तो नेचुरली कोई पतला करने वाली दवा नहीं होती है खून की, जैसे लहसुन होती है, लेकिन वो मतलब
वैज्ञानिक शोध अभी हुए नहीं उन पे, मतलब वैज्ञानिक शोध तो हुए हैं लेकिन उन्हें अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा है कि ये हो सकता है। और मैं केवल वही सुझाव देता हूँ, वही इम्प्लीमेंट करता हूँ जो वैज्ञानिक शोध द्वारा पक्का हो चुका होता है। अब आप मुझे फटाफट बताइए कि वो 10 पॉइंट बताइए जो हर आदमी को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। एक तो हो गया उपवास, लंबा से लंबा उपवास रखिए। पहला, शाम को जब आप सोने जाते हैं तो उसके 4 घंटे पहले खाना बंद। पहला ही है। पहला। अच्छा। सादा पानी पीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, सुबह जागने के बाद वही 4 घंटे बाद खाना पीना शुरू करेंगे, सादा पानी पी सकते हैं। ठीक है। ठीक। तीसरा, हो सके तो शाम को जब भोजन करते हैं उसके अगले दिन जो भोजन करते हैं उसके बीच में 18 घंटे का अंतर रखें, ना हो सके तो 16 घंटे का अंतर रखें। तीसरा, भोजन कर, इसके बाद जो भी चौथा पॉइंट, जो भी पॉइंट है, भोजन करने के बाद आप तुरंत पैदल चलना शुरू कीजिए। वही कितना भोजन किया उसके आधार पर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पैदल चलिए। ना कर पाए इतना तो कम से कम आधा घंटा चले। ठीक। ये मिथकों में मत जाए कि 100 कदम चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो जितना खाएं उसके आधार पर, इतना हो गया। इसके बाद यदि आप 18 घंटे का अंतर रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने शाम को 5 बजे खाना खाया, तो उसके 12-13 घंटे बाद जब हो जाए सुबह अगले दिन, तो आपको 1.5-2 घंटा पैदल या साइकिलिंग पक्का करना चाहिए, क्योंकि इससे विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है जो शरीर के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। खाना खाने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, नींबू का खूब सेवन कीजिए। खाना खाते समय हमेशा खाना खाइए, खाना खाते समय पानी पीजिए, खाना खाने के बाद पानी पीजिए। और जैसे आप भोजन रखे हुए हैं तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कि 1 गिलास लीजिए, नींबू निचोड़िए, इधर 1-2 कौर खा रहे हैं, उधर 1 सिप नींबू का ले रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप जब पानी पीते हैं खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद तो उससे जठराग्नि वो होती है। देखिए, आप जब खाना खाते हैं तो हर प्रकार के भोजन में पानी तो होता ही है, तो वो नुकसान वो नहीं होता। दूसरा, जब आप खाना खाते हैं तो आप आपके जब खाने पेट में पहुंचता है तो कितना ही पानी पिए उसका फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं जो खाने को मतलब तोड़ते फोड़ते हैं वो अपने अपने खाने की जगह पहुंच जाते हैं। कच्ची चीज़ें खूब खाना चाहिए, विशेषकर जो चीज़ धरती के नीचे पैदा होती है, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ाती है वैरायटी के साथ में, तो आपको एलर्जी कम होती है उससे। जो फूड एलर्जी बात कर रहा हूँ, आपकी एलर्जी अलग है, उसका एलर्जी का उससे फ़ायदा मिलता है। गाजर वगैरह पक्का खाना चाहिए, कद्दू खाना चाहिए क्योंकि विटामिन ए की आपूर्ति होती है इनसे। और चिया सीड या अलसी पक्का खाना चाहिए। चिया सीड ना खा पाए अलसी खाइए, अच्छा ही ऐसे चबा के, ऐसी फुलाइए, चबा खाइए। क्यों फुलाई मतलब पानी में? हाँ, पानी, वैसे खा ही नहीं पाएंगे आप। वो पेट अलसी को पचा नहीं पाता पेट अपना। अच्छा। क्योंकि उससे ओमेगा 3 मिलता है आपको। सुबह शाम को भिगो दें और सुबह हाँ, चबा खाइए, ओमेगा 3 मिलता है। चीज़ें हो सके तो उनको भून के नहीं खाइए, भूनने से उनकी बहुत चीज़ें आप नष्ट कर देते हैं। जैसे बहुत लोग हैं वो गर्म पानी पे नींबू डालते हैं, मैं कहता हूँ आपने विटामिन सी तो नष्ट कर दिया उसका। बहुत लोग आंवला नहीं खाएंगे, मुरब्बा खाएंगे उसका। एक तो उबाला घंटों आपने उसको, दूसरा उसमें चाशनी भी डाल दिया उसको आपने, मतलब और बेकार कर दिया आपने, नष्ट कर दिया उसको। तो इस तरह के खान पान हमें थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। ठीक है विवेक भाई, आपको बहुत शुभकामनाएं। मुझे आपके बारे में अच्छे से जानने को मौका मिला कि आप एक एक्टिविस्ट का जीवन जीते रहे और आप देश, समाज, दुनिया, जल जीवन के लिए प्रयासरत रहे। फिर इसी प्रक्रिया में आपको जीवन साथी मिली ऑस्ट्रेलिया की और आप वहाँ जाके सेटल हो गए। आपके साथ आपका हार्ट अटैक हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं थी कोलेस्ट्रॉल की और किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक हुआ और आपने फिर उसके बाद जो शोध किया है, जो कुछ आपने हासिल किया है, उसको अब आप लोगों में बांट रहे हैं। और उपवास और जल पे आधारित जो है माने भोजन को आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, शानदार बात है। मैं खुद प्रभावित हूँ, तो मैं आपके कहे गए विषयों को, सुझावों को जरूर अमल में लाने की कोशिश करूँगा। और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा कि अगर आपको दीर्घायु होना है, अगर कहें कि अजर अमर होना हो, आपको कैंसर से लेकर तमाम बीमारियों, न्यूरो और बीपी, शुगर से मुक्त होना है, तो प्लीज़ कम खाएं, ज़्यादा उपवास रखें, पानी पर रहें। यही विवेक भाई का फंडा है। खाएं खूब, संख्या कम रखें। हाँ, भोजन की संख्या कम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई जी। जय।